अगर एक दिन आपकी जिंदगी में सब कुछ हो, पैसा, नाम, ताकत, और अगले ही पल सब कुछ छिन जाए, तो दिल्ली की एक अमीर लड़की जिसके लिए जिंदगी बस पार्टी और घमंड थी, एक रात अचानक गायब हो जाती है। न पुलिस, न शोर, सिर्फ एक अंधेरा कमरा, लोहे की जंजीर और एक सवाल, क्या पैसा सच में सब कुछ खरीद सकता है? ये कहानी है घमंडी लड़की की, एक टूटे हुए आदमी की और उस सच्चाई की जो जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। कभी कभी जिंदगी इंसान को इतनी ऊंचाई पर बैठा देती है कि उसे नीचे झांकने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, और फिर एक दिन वही जिंदगी उसे इतनी जोर से नीचे गिराती है कि घमंड, रुतबा, पैसा सब कुछ धूल बन जाता है। दिल्ली की पॉश कॉलोनी में रहने वाली अनाया सिंघानिया ऐसी ही लड़की थी। उम्र मुश्किल से 19 साल, लेकिन अंदाज ऐसा जैसे पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। बड़े बिजनेस टाइकून राघव सिंघानिया की इकलौती बेटी। बचपन से उसने जो चाहा वही पाया। खिलौनों से लेकर ख्वाबों तक कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। कॉलेज में अनाया का नाम अपने आप में एक ब्रांड था। कोई उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था, न लड़के न लड़कियां। सब जानते थे कि सिंघानिया खानदान की बेटी से उलझना मतलब मुसीबत मोल लेना। लेकिन अनाया सिर्फ घमंडी नहीं थी, वो दिल की भी साफ थी। बस उसे जिंदगी की असली सच्चाई नहीं पता थी। कॉलेज के कैंपस में वो हमेशा अपनी सहेलियों के बीच घिरी रहती। महंगे कपड़े, ब्रांडेड बैग, विदेशी परफ्यूम, सब कुछ उसके लिए आम बात थी। एक दिन कैंटीन के कोने में बैठी उसकी दोस्त पूजा ने हिचकिचाते हुए कहा, अनाया, ये परफ्यूम तो बहुत महंगा होगा ना? अनाया ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे पगली, इतनी सी चीज़ पर इतना मत सोच, रखो और इस्तेमाल करो। खुशबू अच्छी है, तुम्हें सूट करेगी। पास बैठी नेहा ने अपनी कलाई पर चमकती घड़ी देखते हुए कहा, यार तुम्हारी पसंद तो कमाल की है, ऐसी घड़ी मैंने पहले कभी नहीं देखी। अनाया ने गर्दन थोड़ा ऊपर उठाई, जैसे तारीफ सुनकर और अकड़ आ गई हो। बस अब सब सुन लो, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, सबको आना है, और हाँ, गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं, गिफ्ट मेरी तरफ से मिलेगा। सब लड़कियां हैरान होकर उसे देखने लगी। मतलब अभी भी तुम गिफ्ट दे रही हो, और पार्टी में भी? पूजा ने हंसते हुए पूछा। हाँ, अनाया ने आत्मविश्वास से कहा, क्यों नहीं? उस दिन सबको लगा अनाया सच में बहुत बड़ी दिल वाली है, लेकिन असल में वो दिल से ज्यादा अपने रुतबे से खुश रहती थी। 2 दिन बाद सिंघानिया हवेली किसी महल से कम नहीं लग रही थी। अनाया की 19वीं सालगिरह थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता, हाई प्रोफाइल लोग सब आमंत्रित थे। हवेली की सीढ़ियों पर सफ़ेद रंग की फ्रॉक पहने अनाया नीचे उतर रही थी। ऊपर से स्पॉटलाइट उसकी तरफ थी। वो किसी गुड़िया जैसी लग रही थी। राघव सिंघानिया ने अपनी बेटी का हाथ थामा। दोनों साथ साथ सीढ़ियां उतरे। तालियों की गूंज हर तरफ फैल गई। कैमरे चमक रहे थे। केक काटा गया। दोस्त आगे बढ़कर बधाइयां देने लगी। अनाया सब कुछ उसी अकड़ के साथ स्वीकार कर रही थी। और तभी अचानक सारी लाइट्स बंद हो गईं। ये क्या हो गया? राघव सिंघानिया घबरा गए। लाइट क्यों चली गई? उन्होंने स्टाफ को आवाज दी। कुछ सेकंड बाद लाइट फिर से आ गई, लेकिन अब वहां अनाया नहीं थी। एक पल में जैसे जमीन खिसक गई। अनाया, मेरी बेटी! राघव सिंघानिया बदहवास होकर इधर उधर देखने लगे। हॉल में अफरा तफरी मच गई। मेहमान घबरा गए। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि इतनी भीड़ में लड़की अचानक गायब कैसे हो गई। उधर जब अनाया को होश आया तो उसने खुद को अंधेरे में पाया। सिर भारी था, बदन में अजीब सी कमजोरी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन कुछ कदम चलते ही गिर पड़ी। तभी उसे एहसास हुआ उसके पैर में लोहे की जंजीर बंधी थी। डर की एक लहर उसकी रग रग में दौड़ गई। कोई है? प्लीज, कोई मेरी मदद करो! लेकिन उसकी आवाज सिर्फ अंधेरे में गूंज कर रह गई। वो किसी जंगल के बीच बने पुराने से कॉटेज में कैद थी। बाहर घना सन्नाटा था। न कोई रास्ता दिख रहा था, न कोई इंसान। वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। पापा, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। उसे नहीं पता था कि उसके पापा इस वक्त किस हालत में हैं, और उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली है। उधर राघव सिंघानिया ने पुलिस को खबर नहीं दी। उन्हें डर था कि जरा सी भी गलती उनकी बेटी की जान ले सकती है। घंटों बाद उनके फोन पर एक अनजान कॉल आया। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, समझदारी दिखाई आपने, पुलिस को दूर रखा, अब मेरे फोन का इंतजार करना। फोन कट गया। राघव सिंघानिया के हाथ कांप रहे थे।
उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई मामूली अपहरण नहीं है और उसी अंधेरे कमरे में अनाया की जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय शुरू हो चुका था। अंधेरे कमरे में बैठी अनाया को समय का अंदाजा ही नहीं था। न दिन पता था न रात, बस सिर में तेज दर्द था और दिल में डर। हर छोटी सी आवाज़ पर उसका दिल जोर से धड़कने लगता। वो बार बार अपने पैर की जंजीर को देखने लगती, जैसे शायद अगली बार देखने पर वो अपने आप खुल जाए। लेकिन हर बार वही ठंडी बेरहम लोहे की जंजीर। वो कभी दीवार से टिक कर बैठ जाती, कभी जमीन पर घुटनों के बल। उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों? जिस लड़की ने जिंदगी में कभी बस ड्राइवर के बिना कदम नहीं रखा था, आज वो अकेली एक सुनसान जगह पर बंद थी। पहली बार उसे अपने घमंड पर गुस्सा आ रहा था। काश मैं इतनी अकड़ वाली ना होती, उसने खुद से कहा और फिर रो पड़ी। कुछ देर बाद दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी। अनाया की सांस अटक गई। वो डरते डरते दरवाजे की तरफ देखने लगी। अचानक दरवाज़ा खुला और पीली सी लाइट पूरे कमरे में फैल गई। रोशनी इतनी तेज नहीं थी, लेकिन अंधेरे से निकलकर आंखों को चुभ रही थी। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, चेहरे पर काला मास्क, आंखें गहरी, ठंडी और बिना किसी भाव के। वेलकम मिस अनाया सिंघानिया, उसकी आवाज़ में अजीब सी सख्ती थी। अनाया सिहर गई। कौन हो तुम? उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो आदमी धीरे धीरे कमरे में आया। उसके कदमों की आवाज़ अनाया के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, उसने ठंडे लहजे में कहा, जब तक तुम मेरी बात मानोगी। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? अनाया ने हिम्मत जुटाकर पूछा। वो आदमी उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। तुम्हारे पापा से कुछ काम है, उसने लापरवाही से कहा। वो काम पूरा होगा, तुम घर चली जाओगी। अनाया की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक आई। पैसे चाहिए ना तुम्हें? उसने जल्दी से कहा। मेरे पापा बहुत अमीर हैं, जितने पैसे चाहो दे देंगे, बस मुझे छोड़ दो। उस आदमी ने हल्की सी हंसी हंसी, लेकिन उस हंसी में मजाक नहीं था, सिर्फ ठंडापन था। तुम्हें लगता है मुझे सिर्फ पैसे चाहिए? वो पलटा और सीधे अनाया की तरफ देखा। उस नज़र में कुछ ऐसा था कि अनाया का दिल बैठ गया। तुम्हारे पापा तुम्हें कितना प्यार करते हैं, बस यही देखना है। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, अनाया ने बिना सोचे समझे कहा। मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखेंगे, उस आदमी ने बस इतना कहा और बाहर जाने लगा। रुको, अनाया ने डरते डरते कहा। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, प्लीज़ लाइट बंद मत करना। एक पल के लिए वो आदमी रुका। उसने पीछे मुड़कर अनाया को देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वो बाहर चला गया। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ, लेकिन लाइट जली रही। अनाया वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। उधर राघव सिंघानिया के लिए हर मिनट पहाड़ जैसा भारी था। घर में सन्नाटा था, कोई हंसी नहीं, कोई आवाज़ नहीं। फ़ोन बार बार उनके हाथ में आ जाता और फिर वापस टेबल पर रख दिया जाता। हर अनजान नंबर पर उनका दिल बैठ जाता। तभी सुबह के करीब एक कॉल आया। उसी ठंडी आवाज़ में कहा गया, अगर अपनी बेटी जिंदा चाहिए तो पुलिस से दूर रहना। क्या चाहते हो तुम? राघव सिंघानिया ने खुद को संभालते हुए पूछा। कल सुबह तक इंतज़ार करो, आवाज़ ने कहा, और याद रखना, एक एक कदम पर नज़र है मेरी। फ़ोन कट गया। राघव सिंघानिया सोफे पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज उन्हें एहसास हुआ कि एक बाप होना कितना बेबस बना देता है। इधर अनाया की हालत भी अच्छी नहीं थी। उसने रात भर कुछ खाया पिया नहीं था। ठंड, डर और कमज़ोरी ने मिलकर उसका बुखार बढ़ा दिया। सुबह दरवाज़ा फिर खुला। वही मास्क वाला आदमी अंदर आया। हाथ में खाने की ट्रे थी। उसने देखा कि रात का खाना वैसे का वैसा रखा है। अनाया ज़मीन पर सिकुड़ कर बैठी थी। खाना क्यों नहीं खाया? उसकी आवाज़ में गुस्सा था। मुझे नहीं चाहिए, उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा। वो आगे बढ़ा और उसका बाजू पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल ठिठक गया। तुम्हें बुखार है? उसने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। अनाया ने डर के मारे आंखें खोल दी। मुझे मत छुओ, वो पीछे हट गई। वो आदमी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो दवा लेकर वापस आया। ये लो, उसने पानी का ग्लास बढ़ाया। खाओ,
अनाया ने डरते डरते दवा ले ली। उसके मन में पहली बार एक अजीब सी उलझन पैदा हुई। अगर ये इतना बुरा है तो मेरा ध्यान क्यों रख रहा है? तुम्हारा नाम क्या है? उसने हिम्मत करके पूछा। वो पलटा। मुझे सब डेविल कहते हैं, उसने सख्ती से कहा। बस यही नाम याद रखो। और फिर वो बाहर चला गया। अनाया बिस्तर पर लेट गई। तेज बुखार और थकावट ने उसे नींद की आगोश में ले लिया, लेकिन उसके दिल में एक डर अब भी जिंदा था। उसे नहीं पता था कि बाहर उसका बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बेचने की तैयारी कर चुका है, और उसे ये भी नहीं पता था कि ये कैद सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आगे उसकी जिंदगी में ऐसे फैसले आने वाले थे जो उसके घमंड को पूरी तरह तोड़ देने वाले थे। अनाया को पता ही नहीं चला कि कब रात से दिन हो गया। तेज बुखार और कमजोरी की वजह से उसका शरीर टूट सा गया था। आंखें खोलती तो छत घूमती हुई महसूस होती। वो पहली बार इतनी बेबस थी। जिस लड़की को जरा सी ठंड लगती तो पूरा घर परेशान हो जाता था, आज वही लड़की एक सुनसान कॉटेज में अकेली पड़ी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। अनाया की नींद टूटी। वही मास्क वाला आदमी अंदर आया। हाथ में पानी की बोतल और कुछ दवाइयाँ थीं। उसने देखा कि अनाया बिस्तर से उठने की हालत में नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूखे थे। उठो, उसने सख्त आवाज़ में कहा। दवा खाओ। अनाया ने बड़ी मुश्किल से करवट बदली। मुझसे दूर रहो, वो धीमी आवाज़ में बोली। तुमने वादा किया था। उस आदमी ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर बिना बहस किए दवा और पानी उसके पास रख दिया। खुद खा लो, वो बोला। मैं बाहर खड़ा हूं। दरवाज़ा बंद हुआ, लेकिन लॉक नहीं किया गया। ये छोटी सी बात अनाया के दिल को छू गई। अगर ये सच में इतना बुरा होता, उसने मन में सोचा, तो मुझे ऐसे छोड़ता क्यों? उसने किसी तरह दवा खाई और फिर वापस बिस्तर पर गिर पड़ी। उधर दिल्ली में राघव सिंघानिया अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले चुके थे। उन्होंने अपना बिजनेस, जमीन, शेयर, जो कुछ भी था, सब बेचने की तैयारी कर ली थी। उनके लिए अब पैसा सिर्फ कागज था, असल दौलत उनकी बेटी थी। सुबह फोन आया। उसी ठंडी आवाज ने कहा, 200 करोड़। राघव सिंघानिया के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। 200 करोड़ मतलब उनका सब कुछ। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, उन्होंने कहा। वक्त मिलेगा, लेकिन कोई चालाकी नहीं। फोन कट गया। इधर कॉटेज में अनाया को हल्का सा होश आया। वो उठकर बैठी। कमरा अब उसे उतना डरावना नहीं लग रहा था जितना पहले लगता था। तभी वो आदमी फिर आया। हाथ में खाने की ट्रे थी। थोड़ा खा लो, उसने बिना देखे कहा। अनाया ने थरथराते हाथों से ब्रेड का एक टुकड़ा उठाया। मैं भागने की कोशिश करूंगी, वो अचानक बोली। वो आदमी रुका, धीरे से उसकी तरफ देखा। कर लेना, उसने ठंडे लहजे में कहा। लेकिन पहले सोच लो, बाहर क्या है। वो खिड़की के पास गया और पर्दा हटाया। घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा। यहां शोर मचाओगी तो कोई इंसान नहीं आएगा, वो बोला। हाँ, जानवर जरूर आ सकते हैं। अनाया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने चुपचाप ब्रेड वापस रख दी। तुम क्रूर हो, उसने गुस्से से कहा। नहीं, वो बोला। मैं बस सच बता रहा हूं। वो बाहर चला गया। अनाया देर तक सोचती रही। अगर ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा, उसने मन में कहा, तो इसका मकसद क्या है? उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ महंगे कपड़े और पार्टी नहीं होती। यहाँ इंसान को हर पल खुद को साबित करना पड़ता है। शाम तक राघव सिंघानिया सब कुछ बेच चुके थे। नकद बैग्स में भरकर तैयार था। उनके पास अब घर भी नहीं बचा था, लेकिन चेहरे पर सिर्फ एक ही उम्मीद थी, मेरी बेटी जिंदा रहे। उधर अनाया बिस्तर पर बैठी जंगल की आवाज़ें सुन रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला। वही आदमी अंदर आया। इस बार उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। तुम्हारे कंधे पर चोट है, उसने कहा। ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। नहीं, अनाया घबरा गई। मैं खुद कर लूंगी। ठीक है, वो बोला। लेकिन अगर दर्द बढ़ा तो शिकायत मत करना। अनाया कांपते हाथों से खुद मरहम लगाने लगी। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो एक पल के लिए उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे बाहर चला गया। उसकी पीठ दिखते ही अनाया का दिल अजीब सा भारी हो गया। उसे खुद समझ नहीं आया कि क्यों। उसे नहीं पता था कि ये सब एक बड़े तूफान से पहले की शांति है, और बहुत जल्द उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जहां उसे अपने घमंड, अपने डर और अपने दिल, तीनों में से किसी एक को चुनना होगा। जंगल में रात उतरते ही अजीब सी ठंड फैल गई। हवा के साथ पत्तों की सरसराहट अनाया के दिल में डर घोल रही थी। वो कंबल में लिपट कर बैठी थी।
लेकिन फिर भी ठंड हड्डियों तक महसूस हो रही थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि एसी कमरे और इस ठंडी हवा में कितना फर्क होता है। उसे भूख भी लग रही थी, लेकिन उससे ज्यादा उसे अपने पापा की चिंता सता रही थी। पापा क्या कर रहे होंगे? वो बुदबुदाई। दरवाज़ा खुला। वही आदमी अंदर आया। आज उसने मास्क नहीं पहना था। अनाया की नज़र उसके चेहरे पर गई। लगभग 30-35 साल का होगा। सादा चेहरा, हल्की दाढ़ी, आंखों में थकावट। वो कोई राक्षस नहीं लग रहा था, बस एक थका हुआ इंसान। तुम? अनाया हिचकिचाई। तुमने मास्क क्यों उतार दिया? वो आदमी एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। क्योंकि अब इससे फर्क नहीं पड़ता, उसने शांत आवाज में कहा। मेरा नाम, वो कुछ पल रुका, अमन है। अनाया चौंक गई। तुमने कहा था लोग तुम्हें डेविल कहते हैं। अमन ने हल्की सी मुस्कान दी। नाम वही रखते हैं जिन्हें इंसान नहीं समझना होता। कुछ पल दोनों चुप रहे, सिर्फ जंगल की आवाजें। तुम मुझे मार दोगे? अनाया ने अचानक पूछा। अमन ने उसकी तरफ देखा। नहीं, उसने सीधा जवाब दिया। अगर मारना होता तो अब तक मार चुका होता। अनाया की आंखें भर आईं। तो फिर क्यों? उसकी आवाज टूट गई। अमन ने गहरी सांस ली। क्योंकि जिंदगी ने मेरे साथ भी वही किया जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है। उसने पहली बार अपने अतीत का दरवाज़ा खोला। कभी अमन भी दिल्ली में रहता था। एक छोटा सा परिवार, माँ, पापा और छोटी बहन। उसके पापा ड्राइवर थे, सिंघानिया ग्रुप में ही काम करते थे। एक दिन देर रात काम से लौटते हुए एक्सीडेंट हुआ। ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। अमन भागता हुआ अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ एक ठंडी लाश मिली। तुम्हारे पापा ने एक साइन किया था, अमन बोला, जिससे कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी। अनाया का दिल बैठ गया। मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया। अमन की आवाज़ भारी हो गई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। माँ सदमे में चली गई, बहन की पढ़ाई छूट गई। और तुम्हें पता है, अमन की आंखों में गुस्सा था। तुम्हारे पापा उस दिन पार्टी में थे। अनाया सन्न रह गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं बदला नहीं चाहता था, अमन बोला। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि पैसा सब कुछ नहीं होता। अनाया चुपचाप रोती रही। पहली बार उसे अपने पापा की दुनिया दूसरी तरफ से दिखी। मैं माफ़ी मांगती हूँ, उसने धीमे से कहा। अमन ने सिर हिलाया। माफ़ी से कुछ नहीं बदलता। उस रात अनाया सो नहीं पाई। उसके अंदर कुछ टूट चुका था। उधर राघव सिंघानिया जंगल के रास्ते पर खड़े थे। 200 करोड़ रुपए एक गाड़ी में रखे थे। बस मेरी बेटी को छोड़ देना, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। फोन पर सिर्फ इतना कहा गया, सुबह तक इंतजार। और अनाया को नहीं पता था कि सुबह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाली है। सुबह की हल्की रोशनी जंगल के बीच बने उस कॉटेज तक पहुंच रही थी। पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, लेकिन अनाया के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई थी। अमन की कही हर बात उसके दिमाग में घूम रही थी। जिस आदमी को वो अब तक अपना दुश्मन समझ रही थी, उसकी कहानी ने उसकी सोच हिला दी थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका आराम किसी और के दर्द की कीमत पर भी हो सकता है। दरवाज़ा खुला। अमन अंदर आया। आज उसका चेहरा और भी थका हुआ लग रहा था, जैसे उसने भी पूरी रात कुछ नहीं सोचा हो। आज फैसला होना है, उसने बिना भूमिका के कहा। अनाया घबरा गई। कैसा फैसला? अमन खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। तुम्हारे पापा पैसे लेकर आ रहे हैं, वो बोला, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। मतलब? अनाया का दिल तेज धड़कने लगा। अमन ने उसकी तरफ देखा। मतलब सच सामने आएगा। कुछ देर बाद बाहर गाड़ियों की आवाज़ें आने लगीं। अनाया की सांस अटक गई। अमन ने उसके पैर की जंजीर खोली, पहली बार। धातु की आवाज़ उस कमरे में गूंज गई। अनाया को विश्वास ही नहीं हुआ। तुम भाग सकती हो, अमन बोला, लेकिन भागोगी नहीं। अनाया खड़ी हुई, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। मैं नहीं भागूंगी, उसने भारी आवाज़ में कहा। मुझे सब सुनना है। अमन ने सिर हिलाया, शायद यही जवाब वो चाहता था। बाहर खुले मैदान में राघव सिंघानिया खड़े थे। चेहरा उतरा हुआ, कपड़े सादे, आंखों में डर और थकान। उन्हें देखकर अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। पापा! राघव दौड़कर उसके पास आए और उसे गले लगा लिया। मेरे बच्ची! वो दोनों रो रहे थे, लेकिन ये मिलन अधूरा था। अमन आगे आया। अब बात होगी, उसने सख्ती से कहा। राघव सिंघानिया ने अमन को देखा, पहचानने की कोशिश की, लेकिन याद नहीं आया। तुम्हें याद है? राजेश शर्मा,
राघव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो नाम उनके अतीत का बोझ था। वो मेरा पिता था। अमन की आवाज़ कांप रही थी। आपका ड्राइवर। खामोशी छा गई। उस दिन आपने एक साइन करवाया था, अमन बोला, और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राघव सिंघानिया की आंखें झुक गईं। मुझसे गलती हो गई, उन्होंने भारी आवाज़ में कहा। गलती? अमन हंसा। उस गलती ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अनाया आगे बढ़ी। पापा, उसने कहा, अगर आज आप सच में मुझे बचाना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे देकर नहीं। राघव ने बेटी को देखा। पहली बार वो उसे इतना बदला हुआ देख रहे थे। तुम क्या चाहती हो? उन्होंने पूछा। अनाया ने अमन की तरफ देखा। सच, उसने कहा, और इंसाफ। अमन ने गाड़ी की तरफ इशारा किया। मुझे पैसा नहीं चाहिए, उसने कहा। मुझे वो चाहिए जो कभी नहीं मिला। मेरे पिता का नाम साफ किया जाए, कंपनी की गलती मानी जाए, और ऐसे ड्राइवरों के परिवारों के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाए। राघव सिंघानिया की आंखों से आंसू बह निकले। मैं वादा करता हूं, उन्होंने कहा, आज ही सब करूंगा। अनाया ने अमन को देखा। अब मुझे जाने दो, उसने कहा। अमन ने एक पल सोचा, फिर पीछे हट गया। जाओ, उसने कहा। अनाया ने आखिरी बार अमन को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ थकान थी। वो नहीं जानती थी कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि असली बदलाव अब शुरू होने वाला था। अनाया जब गाड़ी में बैठी तो उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। बाहर का रास्ता वही था, लेकिन उसकी नज़र अब पहले जैसी नहीं थी। पेड़, सड़क, हवा, सब कुछ वही था, पर अनाया अंदर से बदल चुकी थी। वो खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी, क्या मैं वही लड़की हूं जो कुछ दिन पहले थी? राघव सिंघानिया सामने की सीट पर चुपचाप बैठे थे। बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्हें अपनी बेटी की आंखों में अब शिकायत दिख रही थी, और वो शिकायत उन्हें अंदर तक चुभ रही थी। पापा, अनाया ने धीरे से कहा, क्या हम सीधे घर जा रहे हैं? राघव ने सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने भारी आवाज में कहा, पहले एक जगह रुकना है। गाड़ी दिल्ली की भीड़ में घुस गई, लेकिन वो किसी मॉल या हवेली की तरफ नहीं जा रही थी। गाड़ी एक पुराने से इलाके में रुकी। ये वही इलाका था जहां कभी राजेश शर्मा रहा करता था। अनाया गाड़ी से उतरी। सामने छोटी छोटी झुग्गियां, तंग गलियां और लोगों की थकी हुई शक्लें। उसने राघव को देखा। आप यहाँ क्यों लाए मुझे? क्योंकि सच यही है, बॉब बोले। वो एक छोटे से घर के सामने रुके। दरवाज़ा खुला। एक बूढ़ी औरत सामने आई, कमज़ोर शरीर, आंखों में दर्द। अमन की माँ। अनाया का दिल जोर से धड़का। वो समझ गई कि ये जगह क्यों चुनी गई है। राघव सिंघानिया ने हाथ जोड़ दिए। माँ जी, उनकी आवाज़ टूट गई। मैं बहुत देर से आया। बूढ़ी औरत ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। अब क्या चाहिए? उसने पूछा। अनाया आगे बढ़ी। उसने उस औरत के पैर छुए। मुझे माफ़ कर दीजिए, उसकी आवाज़ कांप रही थी। मेरे पापा से बहुत बड़ी गलती हुई। कमरे में सन्नाटा छा गया। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे पति को वापस ला सकती हो? उसने पूछा। अनाया चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। राघव ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, नहीं, लेकिन मैं उनकी मौत को बेकार नहीं जाने दूंगा। उस दिन वहीं बैठकर सारे कागजात साइन हुए। एक ट्रस्ट बना, राजेश शर्मा ड्राइवर वेलफेयर ट्रस्ट। हर ड्राइवर के परिवार को बीमा, बच्चों की पढ़ाई और इलाज की जिम्मेदारी। अनाया सब देख रही थी। पहली बार उसे लगा कि पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है। उधर अमन जंगल के उस कॉटेज में अकेला बैठा था। खामोशी अब उसे काट रही थी। उसने मोबाइल उठाया। खबरें चल रही थी। सिंघानिया ग्रुप ने अपनी गलती मानी। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन दिल अभी भी खाली था। उसी शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। अमन ने दरवाज़ा खोला। सामने अनाया खड़ी थी। तुम? वो हैरान रह गया। मैं अकेली आई हूं, अनाया बोली। डरने की जरूरत नहीं। कुछ पल दोनों चुप रहे। तुमने जो किया, अनाया बोली, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। अमन ने हल्की हंसी हंसी। मेरी भी। लेकिन तुम्हें खुद को सजा देने की जरूरत नहीं, अनाया ने कहा। जो होना था हो चुका है। अमन ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसे लगा कि सामने खड़ी लड़की अब वही घमंडी अमीर लड़की नहीं रही। मैं पुलिस के सामने सरेंडर कर दूंगा, अमन बोला। अनाया ने सिर हिलाया। मैं गवाही दूंगी, उसने कहा। पूरा सच बताऊंगी। हवा तेज चलने लगी। जंगल फिर से शांत हो गया। दोनों जानते थे आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब कोई अकेला नहीं था। पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया की भीड़ लगी हुई थी। कैमरे, माइक, सवालों की बारिश। हर कोई एक ही नाम पूछ रहा था, सिंघानिया। अनाया कार से उतरी तो फ्लैशलाइट्स चमक उठी। कुछ दिन पहले तक ये सब उसे अच्छा लगता था, लेकिन आज उसकी आंखें झुकी हुई थी। अमन पुलिस स्टेशन के अंदर था। वो खुद चलकर आया था।
हथकड़ी उसके हाथों में थी, लेकिन चेहरे पर डर नहीं था। अनाया की दवाही शुरू हुई। उसने एक एक बात साफ साफ बताई, कोई झूठ नहीं, कोई घुमाव नहीं। हाँ, उसने कहा, मुझे किडनैप किया गया था, लेकिन ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, ये सिस्टम की गलती की कहानी थी। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। राघव सिंघानिया भी कटघरे में खड़े थे। आज वो एक बिजनेसमैन नहीं, एक गुनहगार पिता लग रहे थे। मैंने उस दिन गलती की, उन्होंने स्वीकार किया, और आज उसका अंजाम भुगत रहा हूं। अमन की सज़ा तय हुई, लेकिन अदालत ने उसकी मंशा और हालात को देखते हुए सख्ती कम रखी। जेल की सज़ा, लेकिन सुधार गृह में। अनाया ने फैसला सुना और आंखें बंद कर लीं। उसका दिल भारी था, लेकिन अंदर कहीं सुकून भी था। समय बीतने लगा। महीनों बाद अनाया पहली बार कॉलेज वापस गई। अब कोई उसे डर से नहीं देखता था, लोग इज्जत से देखते थे। वो ड्राइवरों के बच्चों के लिए फ्री क्लासेस चलाने लगी। हर महीने ट्रस्ट के कामों की रिपोर्ट खुद देखती। राघव सिंघानिया ने बिजनेस से दूरी बना ली। अब वो ज्यादा समय समाज के कामों में देते थे। एक दिन अनाया सुधार गृह पहुंची। अमन सामने बैठा था। कैसे हो? उसने पूछा। ठीक हूं, अमन ने कहा, शायद पहली बार। अनाया मुस्कुराई। मैंने माफ कर दिया है, उसने कहा, लेकिन भूलना आसान नहीं। अमन ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं। दोनों के बीच अजीब सी शांति थी। बाहर निकलते हुए अनाया ने आसमान की तरफ देखा। धूप हल्की थी, जैसे जिंदगी ने दूसरा मौका दिया हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हर बदलाव की एक कीमत होती है, और अनाया को अब वो कीमत चुकानी थी, अपनी पुरानी पहचान छोड़कर। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन अनाया के अंदर जो बदलाव आया था वो हर दिन और गहरा होता जा रहा था। अब वो सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखती थी। सबसे पहले वो खिड़की खोलकर बाहर की हवा महसूस करती, जैसे हर सांस के साथ खुद को याद दिला रही हो कि वो जिंदा है, सुरक्षित है। दिल्ली की वही सड़कें थीं, वही शोर, वही भीड़, लेकिन अनाया अब उस भीड़ का हिस्सा बन चुकी थी, उससे ऊपर नहीं। एक दिन ट्रस्ट के ऑफिस में वो फाइलें देख रही थी। ड्राइवरों के बच्चों की लिस्ट, किसी की फीस जमा करनी थी, किसी की किताबें आनी थीं। उसने एक नाम पढ़ा, राहुल, उम्र 10 साल। उसके आगे लिखा था, पिता की मृत्यु, सड़क हादसा। अनाया की उंगलियां कांप गईं। उसे अमन के पिता याद आ गए। इसे मैं खुद देखूंगी, उसने स्टाफ से कहा। अगले दिन वो राहुल के घर पहुंची। छोटा सा कमरा, टीन की छत और दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो। राहुल की माँ ने अनाया को देखा तो घबरा गई। आप यहाँ? अनाया जमीन पर बैठ गई। मैं बस बात करने आई हूं, उसने नरमी से कहा। राहुल किताब लेकर कोने में बैठा था, डरा डरा सा। अनाया उसके पास गई। पढ़ाई कैसी चल रही है? उसने पूछा। राहुल ने सिर झुका लिया। छूट गई है। उसे एक वाक्य ने अनाया का दिल तोड़ दिया। उसे समझ आ गया कि सिस्टम की गलती आज भी जिंदा है। उस रात वो देर तक सो नहीं पाई। उसे लगा, अगर मैं चुप रही तो मैं भी दोषी हूं। अगले हफ्ते उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन ये कोई ग्लैमरस इवेंट नहीं था। सादा कुर्ता, बिना मेकअप, खुले बाल। मैं अनाया सिंघानिया हूं, और मैं माफी नहीं, बदलाव की बात करने आई हूं। उसने ड्राइवरों, सिक्योरिटी गार्ड्स और ग्राउंड वर्कर्स के लिए नए नियमों की घोषणा की। बीमा, मेडिकल, बच्चों की पढ़ाई, सब लिखित। लोगों ने ताली बजाई, लेकिन अनाया जानती थी, तालियों से जिंदगी नहीं बदलती। उधर सुधार गृह में अमन अखबार पढ़ रहा था। उसने अनाया की फोटो देखी। सादा कपड़े, गंभीर चेहरा। शायद यही सही है, उसने खुद से कहा। उसने पहली बार मन ही मन शांति महसूस की। उसे लगा, मेरा गुस्सा अब किसी काम आ रहा है। कुछ महीने बाद अमन को पैरोल मिली। वो सीधे अपनी माँ के पास गया। बूढ़ी माँ ने उसे देखा तो बस इतना कहा, अब हल्का लग रहा है। अमन की आंखें भर आईं। एक शाम अनाया और अमन एक ही जगह पहुंचे। ट्रस्ट का उद्घाटन था। भीड़ नहीं थी, बस कुछ लोग, कुछ बच्चे और सच्ची मुस्कानें। अनाया ने माइक अमन को दिया। आज ये जगह इनके पिता के नाम पर है, उसने कहा। अमन कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। दोनों जानते थे ये कहानी दर्द से शुरू हुई थी, लेकिन अब उम्मीद पर टिक चुकी थी। फिर भी जिंदगी पूरी तरह सीधी नहीं होती, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो दुनिया उसे बदलते देखना पसंद नहीं करती। और अनाया के सामने अब सबसे बड़ी लड़ाई आने वाली थी, खुद को साबित करने की। समय ने करवट ली, लेकिन आसान रास्ता नहीं दिया।
अनाया अब भी सिंघानिया थी, लेकिन नाम के साथ जो ताकत जुड़ी थी वही ताकत अब उसके खिलाफ भी खड़ी हो रही थी। बिजनेस की दुनिया में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई है। कंपनी को एनजीओ बना देगी क्या? एक लड़की की वजह से पूरे सिस्टम को बदलना चाहती है। अनाया सब सुनती थी, लेकिन अब चुप नहीं रहती थी। एक बोर्ड मीटिंग में उसने साफ कहा, अगर मुनाफा इंसानों की जान से ऊपर है तो ऐसे मुनाफे का कोई मतलब नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने साथ छोड़ा, कुछ निवेशक पीछे हट गए, शेयर गिरे। राघव सिंघानिया ने पहली बार बेटी को टूटते देखा, लेकिन भागते नहीं। थक गई हो? उन्होंने पूछा। अनाया ने सिर हिलाया। डर लग रहा है, उसने सच कहा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। राघव ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। तो फिर मैं भी नहीं हटूंगा। ये पहली बार था जब एक बाप ने बेटी से सीख लिया। मीडिया ने सवाल किए, लोगों ने ताने मारे, लेकिन ट्रस्ट का काम रुका नहीं। राहुल जैसे सैकड़ों बच्चे स्कूल लौटे, कई माओं के घरों में फिर से चूल्हा जला। उधर सुधार गृह में अमन की सजा पूरी हुई। वो बाहर निकला, लेकिन इस बार अकेला नहीं था। उसके हाथ में नौकरी का ऑफर था, ट्रस्ट का फील्ड कोऑर्डिनेटर। पहले दिन उसने अनाया से कहा, मुझे ही क्यों? अनाया मुस्कुराई, क्योंकि तुमने दर्द को समझा है। अमन ने सिर झुका लिया। समय के साथ दोनों के बीच इज्जत बनी। कोई वादा नहीं, कोई नाम नहीं, बस समझ। एक शाम अनाया उसी कॉलेज कैंपस में खड़ी थी जहां कभी वो घमंड से चला करती थी। आज उसके कंधे पर न ब्रांड था, न घमंड, बस अनुभव। उसने खुद से कहा, अगर मुझे वो सब सहना पड़ा तो शायद यही जरूरी था। राघव सिंघानिया ने एक इंटरव्यू में कहा, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मेरा बिजनेस नहीं, मेरी बेटी है। कैमरा बंद हुआ। अनाया ने बाहर आसमान की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था, लेकिन अंधेरा नहीं था, क्योंकि कुछ कहानियां खुशी से नहीं, समझ से खत्म होती हैं। और ये कहानी एक लड़की के घमंड से शुरू होकर एक इंसान की जिम्मेदारी पर खत्म हुई।